नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद, बोले हमने शानदार काम किया, अब आगे की ओर देखना है। बजट पेश होने से पहले होगी केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक। कांवड़ यात्रियों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और बतानी होगी पहचान। बिल्किस बानो केस के दोषियों की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, दोषियों की मांग सुन जज साहब भी हैरान, सुप्रीम कोर्ट बोला बिल्कुल गलत, यह कैसे स्वीकार्य। गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल को सुनाया, बोले बिजली हाफ पानी माफ का वादा झूठा। बिहार में ईडी रेड से मची भगदड़, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर हुई छापेमारी, कई अधिकारी हुए अंडरग्राउंड, फाइल भी ले गए साथ। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दुखी क्यों, हमने शानदार काम किया है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम आगे की ओर देखना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव 2024 के अनुभव के बारे में भी बात की। इस दौरान पीएम ने भाजपा के संघर्षों को याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी की। वहीं 23 जुलाई को केंद्रीय बजट संसद में पेश होना है, जिसको लेकर पीएम मोदी केंद्रीय कैबिनेट के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। एक तरफ तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है और अब बड़ी बैठक की तैयारी चल रही है। देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए बार बार कहा जा रहा था कि पीएम मोदी की ये हार हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्यों कैसे हार हुई। पीएम मोदी की बात करें तो हिंदुस्तान के लीडर हैं, हिंदुस्तान के लोग कितने पसंद करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोगों ने उनके लिए वोट किया, कितनी सीटें मिली, ये उस बात पर निर्भर करता है कि किन जगहों पर कुछ छोटी मोटी चूक के कारण वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन वे चुनाव जो हो रहा था वो केंद्र सरकार के लिए था, कौन सत्ता में बैठेगा, और पीएम के तौर पर मोदी को लोग देखना चाहते थे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार केवल 1.2% वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिले। अब 1.2% वोट कम मिले और सीटें अगर सब मिला जुला कर देखा जाए तो 70 से ज्यादा कम हो गई। तो इसका मतलब है कि मोदी की गलती नहीं, मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, थोड़े मोड़े छोटे मोटे ऐसे ऑब्स्टिकल आते रहते हैं, अवरोध आते रहते हैं, निराश नहीं होना है। हम तो उस दौर से गुजरे हैं जब संसद में हमारा प्रतिनिधित्व 2 हुआ करता था, लोकसभा में 2 सांसद हुआ करते थे, हमें तो ये लोग दबा के रखा करते थे। आज सत्ता तक पहुंचे हैं और अभी लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे। इनकी औकात इतनी ही है कि ये 20% 25% लाकर यही सोचने लगे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया, हमने भाजपा को हरा दिया। कार्यकर्ताओं में जोश डालने की जरूरत है और जो निराशावादी एक आवरण पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को उड़ाने की कोशिश की जा रही है, उस आवरण को मोदी ने हटा दिया और आगे संसद सत्र की तैयारी के लिए भी ये पूरे एकजुट हैं। अमित शाह के साथ बैठक हो चुकी है, कैबिनेट की बैठक होगी और आगे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि बजट सत्र के दौरान ये जो सो कॉल्ड अपोजिशन निगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करते रहता है, हंगामा करता है, उस समय भी हमारे उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लोगों के लिए क्या होनी चाहिए और इनके परसेप्शन को तोड़ने के लिए क्या होनी चाहिए कि संसद में अब ये हावी होते हैं और मोदी कमजोर हो गया है। इन सारे मुद्दों पर
चर्चा होनी अभी बाकी है। जी, अगली खबर में बात सीएम योगी के बड़े फैसले की। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा की रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में विरोध के बावजूद कांवड़ मार्ग पर खान पान की दुकानों पर मालिक और वहां काम करने वालों का नाम लिखने के फैसले पर योगी सरकार पूरी तरह से अडिग है। विरोध तो हो रहा है, लेकिन योगी सरकार अपने फैसले पर अडिग है। ये बहुत बड़ी बात है और योगी की बहुत बड़ी जीत भी है। ये कड़ा फैसला है और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने, 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। ये सीटें कम हुई है, हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर योगी के बारे में कह रहे थे कि नहीं, अब तो योगी का रुख सॉफ्ट हो गया, नरम हो जाएंगे, अब वो पहले वाले काम नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से योगी के बारे में ये जो रिपोर्ट सौंपी गई केंद्रीय नेतृत्व के पास, और उत्तर प्रदेश के वो कुछ नेता जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से बात करके हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जो अपने निकम्मेपन के कारण भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिया है, उन लोगों ने भी यही कहा। प्रशासनिक विफलता, यहां पर प्रशासनिक नेता, प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर निर्भरता, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, इससे परेशानी हो रही है। ये सारी परेशानियां और सारे रिपोर्ट को धत्ता बताकर योगी ने पहले तो ये साबित कर दिया कि हमारा ये रुख बदलने वाला नहीं है। कितने भी लोग कहते रहे राम की हार हुई है उत्तर प्रदेश में, कितनों कहते रहे मुसलमानों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसका परिणाम है ये, लेकिन कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हम हिंदुत्व के एजेंडे पर चले हैं और चलते रहेंगे। इसलिए कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर से के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये एक ऑर्डर पास किया और पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। अखिलेश यादव हंगामा करने लगे। मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तो थोड़ी सी नरमी बरती कि वॉलेंटियरली होना चाहिए, जो चाहे वो लिख लें, ना चाहे वो ना लिखें। लेकिन फिर योगी ने इसको संज्ञान में लिया और कह दिया ये सब नहीं होने वाला है। हम पूरे रूट पर जो भी दुकानें चलेगी उन सारे दुकानों के मालिकों का नाम होना चाहिए, ऑनर का नाम होना चाहिए, ये जरूरी है। कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है और अगर वहां पर कोई मुसलमान स्टॉल खोलता है और वो हमारी आस्था से जुड़ा नहीं है तो हमें हमारी पवित्रता भंग करने की कोशिश करता है। क्या करेंगे? अभी तो जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के भीतर ये नफरत पैदा हो गया है, कहीं थूक कांड सामने आ जाता है, कहीं प्रसाद में कुछ और मिलावटी करने का काम सामने आ जाता है। कई ऐसी खबरें हैं जिससे ये लगता है कि इन लोगों के अंदर ऐसी नफरत है कि अपवित्र कर दो, इनके धार्मिक स्थलों को अपवित्र करो, लोगों को अपवित्र करो, कन्वर्ट करवाओ, किसी तरीके से इस परसेप्शन को बदलो। मतलब अगर तुम खाने के सामान लेने जाओ या फिर दूसरे सामान लेने जाओ, तुम्हें हलाल सर्टिफिकेट वाला चाहिए और हमें तुम कुछ भी लाकर परोस दो, हमारे धार्मिक आस्था के खिलाफ हमें अपवित्र करने की कोशिश करो। तो ये जो पूरा विपक्ष एकजुट होकर सोचा कि योगी को पीछे धकेल देंगे, इस परसेप्शन की जंग में तो उसकी हार हुई है और उत्तर प्रदेश के लोग ये देखने लगे हैं कि योगी कमजोर नहीं हो सकते, योगी और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। जी, इस खबर में बात सुप्रीम कोर्ट की। बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों में से 2 की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल इन दोषियों ने 8 जनवरी को मिली सजा में छूट रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सवाल उठाए और कहा कि यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने याचिका को बिल्कुल गलत करार दिया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही एक और पीठ के आदेश पर अपील कैसे की जा सकती है। बिल्किस बानो के दोषियों पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। देखिए, सख्त बिल्किस बानो के दोषियों के खिलाफ नहीं है, सख्ती बिल्किस बानो के समर्थकों के समर्थन में है। ये जस्टिस खन्ना जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे तो बिना मांगे 2 बार जमानत दे दी, अंतरिम जमानत भी दिया। दोनों बार, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए
चुनाव में प्रचार करने के लिए। दूसरी बार अभी हम ये फैसला नहीं ले सकते लीगलिटी के ऊपर, ये लार्ज बेंच करेगा फैसला, तो पहले आपको अंतरिम जमानत दे देते हैं। उस समय इनको ये सारे प्रावधान नजर नहीं आ रहे थे। ये जो बिल्किस बानो का मामला है, इसमें गुजरात के हाईकोर्ट ने बॉम्बे के हाईकोर्ट के पास भेजा, बॉम्बे के हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास आया, फिर ये मामला गुजरात सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गया था कि नहीं नहीं, इनको अगर राहत दी जाती है, इनकी सजा पूरी हो गई है, 12 साल से ज्यादा 14-15 साल तक ये जेल में रह चुके हैं, तो ऐसे में अगर इनके व्यवहार के अनुसार इनकी सजा माफी कर दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी बार जब बेंच बैठी तो उस समय क्या हो गया, उसी फैसले के रिव्यू में कहा गया नहीं, ये टेक्निकल रीजन है, क्योंकि गुजरात सरकार फैसला नहीं ले सकती, ये महाराष्ट्र सरकार लेगी फैसला, क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी गुजरात के मामले की। तो फिर उस टेक्निकल कारण से इन लोगों की पूरी रिहाई का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और अब ये जेल के अंदर है। अब जब अंतरिम जमानत मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सुनवाई ही नहीं करेंगे, स्वीकार ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस प्रेशराइज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर है कि बिल्किस बानो अल्पसंख्यक महिला, मुस्लिम महिला, गुजरात दंगे का मामला है, जैसे ही उसके दोषियों को जो सजा भुगत चुका है उसकी रिहाई हुई थी, इन लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा कर दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसे में इन लोगों को रिहाई कैसे होनी चाहिए। इन लोगों को आतंकवादियों की रिहाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों की रिहाई से जो सजा काट चुके हैं उनकी रिहाई से आजीवन वो अंदर ही रहे, मर जाए खप जाए अंदर ही रहे। ये नियम अलग अलग लोगों के लिए होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये नियम अलग अलग लोगों के लिए होता है, जैसा कि जस्टिस खन्ना ने 2-3 मामलों में बता दिया है। और अब बात कांग्रेस के निशाने पर आए केजरीवाल की। राजधानी दिल्ली में बिजली के टैक्स पर बढ़े दामों को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अब बिजली वितरण कंपनियों के वित्त का कैग ऑडिट कराने की मांग की है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल का बिजली हाफ पानी माफ का वादा झूठा साबित हुआ। जहां बिजली के दोगुना दाम देने पड़ रहे हैं, वहीं बिल देने के बावजूद भी पानी गंदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुफ्त बिजली देने के नाम पर आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि 200 यूनिट की सब्सिडी मात्र 10% तक को ही मिल रही है। अब तो पूरी तरह से कांग्रेस केजरीवाल को एक्सपोज करने में जुट गई है। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से केजरीवाल को एक्सपोज कर रही थी। लोकसभा चुनाव के समय दोनों के बीच गठबंधन हुआ और कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई। जितने केजरीवाल के खिलाफ मामले हैं, ये डीईआरसी के कैग ऑडिट की बात जो हो रही है, ये पहले भी अजय माकन ने पूरी रिपोर्ट सौंपी थी, एसीबी से जांच करवाने की बात कही थी, 3000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की बात कही थी। उस समय भी जितने घोटाले अभी हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ज्यादातर की रिपोर्ट कांग्रेस ने की है और एसीबी से जांच हुई, फिर उसके बाद सीबीआई, फिर ईडी की एंट्री हुई। लेकिन अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अभी 62 जगहों पर 100 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली के मुद्दे पर, ये जो बिजली के दाम बढ़े हैं उस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। अब पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया है कि ये टारगेट किया है, कांग्रेस ने भी टारगेट किया है कि ये मुसलमान वोट हमें क्यों न मिले, केजरीवाल के पास क्यों जाए। सबसे पहले मुस्लिम मोहल्लों में, उसके बाद फिर जो कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां हैं, हमारे वोटर हुआ करते थे, आज केजरीवाल के पास चले गए हैं, उनको फिर से वापस लाना चाहिए। इस पूरी तरीके से इसी प्लान के तहत कांग्रेस यहां काम कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, इसके ऊपर घोटाले के आरोप है, शराब घोटाले का पैसा खाया। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। अब इन लोगों ने जिस तरीके से शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ ये घोटाले का आरोप लगा कर लोगों को अपने पास किया था, साथ किया था कांग्रेसियों को, अब कांग्रेस भी उसी प्लान के तहत काम कर रही है। इसलिए केजरीवाल को अब डरना चाहिए कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। अब कांग्रेस पहले से ज्यादा आक्रामक है। पिछले चुनाव में तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने दिल्ली में प्रचार तक नहीं किया था विधानसभा चुनाव में, और ये खुश इसी बात से थे भारतीय जनता पार्टी हार गई, किसी तरह आम आदमी पार्टी जीत गई। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार गई, ममता बनर्जी जीत गई। अब कांग्रेस ने सोचा है दिल्ली में किसी तरीके से केजरीवाल हारे, भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, जीत जाए, तभी कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा, कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल ही हमेशा नहीं रहेगा। जी।
आखिरी खबर में बात ईडी रेड से मचे हड़कंप की। बिहार में सुबह हुई अचानक ईडी रेड से भगदड़ मच गई। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई छापेमारी में टीम ने कई दस्तावेज, लैपटॉप को जब्त किया है। ईडी के इस एक्शन के बाद भागलपुर में भी हड़कंप मच गया। यहाँ प्रवास कर रहे कंपनी के आधा दर्जन अधिकारी जो है अंडरग्राउंड हो गए। बता दें कि अलग अलग राज्यों में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कहीं से गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं से नोटों का पहाड़ भी बरामद हो रहा है। फिलहाल तो ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में भी। पीएम मोदी ने तो पहले ही कह दिया था कि देखो भाई, करप्शन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। करप्शन करोगे तो फिर जेल के अंदर जाओगे। हम तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए करेंगे। इसलिए ईडी ने अब तक 1,07,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो जब्त की है, वो सब जब्त की हुई संपत्तियां नीलाम की गई। कैश में जो जब्त किए थे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कई योजनाओं में इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से अब जो अटैच की हुई संपत्ति है, जो जब्त की हुई संपत्ति के अलावा अटैच की हुई संपत्ति है, उसकी बारी आने वाली है। और अभी अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में कांग्रेस का एमएलए देखिए, धान सिंह के खिलाफ छापेमारी हुई, फिर छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई, बिहार में छापेमारी हुई। अभी कर्नाटक में बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं और उन चार्जेज में ये छूटने वाले नहीं हैं। तो हर स्टेट में जहां करप्शन है वहां ईडी और सीबीआई को खुली छूट मिली हुई है। इसी का नतीजा है कि विपक्ष की पार्टियां जो परेशान हो रही है कि ये तो बिहार में इनकी सरकार है, फिर भी वहां पर छापेमारी तो हो रही है, सरकार कुछ नहीं कह रही। बंगाल में यही छापेमारी होगी, ममता बनर्जी बौखलाहट में सामने आ जाएगी, हंगामा करने लगेगी, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है, केवल राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उन बिजनेसमैन, उन कारपोरेट घरानों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो सालों से देश को लूटते आ रहे हैं। इसलिए ईडी का ये काम अभी और तेज होगा। मोदी ने पूरी तरीके से छूट दे रखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।